चल रही है। हम हाजिर है लेकर एक नए मैथमेटिक्स का टॉपिक, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखना ना भूलें, ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी, ठीक है। और इस चैप्टर के ऊपर जितना भी प्रश्न बनेगा, हम एक एक प्रश्न को कराने वाले हैं आपको। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। सबसे पहले बात, कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि जब इस चैप्टर को हम पढ़ने जाते हैं तो इस चैप्टर में कुछ सबसे पहले बेसिक चीजें मिलती हैं, उनकी नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, एक कहीं आपको ए लिखा हुआ मिलेगा। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रथम पद। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम पद। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद डी मिलेगा, तो डी का अर्थ क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? सर्व अंतर। सर्व अंतर माने सभी जगह अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सर्व अंतर या सर्वांतर कह दीजिए, ठीक है। ए एन मिलेगा आपको, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। अंतिम पद, जहां एन मिलेगा उसको क्या मानेंगे हम? अंतिम पद मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा एन। एन का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या, याद है ना? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसको कहते हैं, ठीक है। संख्या। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा पूर्ण रूप से ना, तो आपका झंझट खत्म हो जाएगा। यहाँ से जितना प्रश्न बनता है ना, बड़ा इजी वे में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा जा सकता है? देखिए, तो क्या लिखते हैं? ए वन। सबसे पहले क्या होता है? पहला टर्म ए वन। उसके बाद क्या? ए टू। उसके बाद क्या? ए थ्री। उसके बाद क्या? ए फोर। उसके बाद क्या? ए फाइव। डॉट 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 कहाँ तक? ए एन तक लिख सकते हैं, डॉट 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 करके, ठीक है। तो इस रूप में आपको दिखा मिलेगा क्या? एपी के रूप में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ क्या समझना है, एक डी जो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस डी को समझ लेना है। यानी कि डी वन यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए ए टू, ये ए टू है, ये ए वन है, यानी कि ए टू और माइनस का क्या लिखेंगे? ए वन बराबर क्या होता है? डी वन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? डी टू। डी टू क्या होता है? तो ए थ्री और माइनस का क्या? ए टू बराबर क्या हो जाएगा? डी टू। और ए डी थ्री बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए फोर और माइनस क्या? ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा? डी थ्री। तो आप समझ रहे होंगे कि बारी बारी से करके निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू है ना, ये अगर एपी इसको बनाना है तो एपी कब होगा? एपी कब होगा? ये एपी कब होगा? जब आपको क्या होना चाहिए कि डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री, यानी कि सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तभी यह क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। अर्थात सर्वांतर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जब तक सर्वांतर बराबर न होगा तब तक यह एपी के रूप में नहीं होगा, ठीक है। तब तक यह एपी के रूप में नहीं हो सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और ये जो आपको आखिरी में दिख रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये क्या है? आपका ए इन है। ए इन है। और एक बात को समझिए, इतना ही। धीरे धीरे जैसे जैसे चलेंगे टॉपिक के ऊपर, हम आपको फार्मूला के बारे में समझाते चलेंगे। तो और एक बात को समझिए, जो एन होता है, एन की खासियत क्या होती है? जिसको एनवा पद बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है? जो एन होती है ना, तो एपी अगर बनाना है तो एपी बनाने के लिए एन की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ऋणात्मक, ओहो, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तब यह एपी कहलाएगा, ठीक है। ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, या पूर्णांक में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/2। अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ है एन, अगर इस रूप में एन का मान नहीं आता है तो भी एपी कहलाएगा। लेकिन एपी का सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि सर्वांतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से चलिए, आपको उधर आपको जाने की जरूरत अभी नहीं है। इधर जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए इधर का टॉपिक को समझिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आज का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है? एपी है और क्यों है? एपी तो है और क्यों है, इसके ऊपर भी आपको बताना है और चर्चा करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात क्या लिखते हैं
लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया लगता है, 8 रुपए लगता है। तो प्रथम किलोमीटर कितना लगता है टैक्सी का किराया, 15 रुपया। देखिए हमको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, प्रथम प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, हम हल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, हल कर रहे हैं। तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना हो गया, 15 रुपया। लेकिन कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है, 8 रुपया। लिखें क्या, अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर का किराया किराया कितना लगता है, 8 रुपया लगता है। कितना लगता है, 8 रुपया। देख लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार है, ये एक यहाँ से यहाँ तक सड़क है, ठीक है, ये सड़क मान लेते हैं, सड़क, इस पर कोई कार है, कार चल रही है, मान लीजिए कि इस पर कोई कार चल रही है। आप बात को समझिएगा, ठीक है, कार चल रही है, इधर जा रही है। तो जैसे ही 1 किलोमीटर यह चलती है, तो 1 किलोमीटर यहाँ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चले तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आया कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आया कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। मेरी बात को अब समझिएगा, 4 किलोमीटर हो गया। अब बात समझिए क्या कहना चाहता है ये, कि अगर गाड़ी चलती है 1 किलोमीटर, अगर गाड़ी चलती है सबसे पहले किलोमीटर, तो यहाँ किराया लगता है 15 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरे किलोमीटर में जाती है, तो 15 रुपए तो लगे ही इसको, लेकिन प्लस 8 रुपए और लग जाते हैं। बात समझिएगा, 15 रुपए तो लगा ही, लेकिन 1 किलोमीटर और चलता है, अतिरिक्त चला, तो उसके लिए 8 रुपए और लग जाते हैं। तो 15 8 कितना हो गया, 23 हो गए। बोले हाँ सर। लेकिन जैसे ही यहाँ फिर पहुंचता है, तो 23 तो पहले लग चुका है इसको, लेकिन फिर से 8 रुपए लग गए। बोले हाँ सर। तो कितना हो गया, 31 हो गए। फिर चौथे किलोमीटर प्रवेश किया तो 31 तो लगा ही लगा, प्लस फिर से इसको 8 रुपए लग गए, 39 हो गए। बोलेंगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि हर एक किलोमीटर पे अतिरिक्त किराया 8 रुपए बढ़ती जा रही है। अब देखिए, हम सूची तैयार करते हैं, यानी कि इसको श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, ठीक है, सूची के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको सूची के रूप में, सबसे पहले लिख सकते हैं हम 15, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 23, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 31, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 39। ठीक है, बोले हाँ सर। अब आप बात को समझिए, जब इस प्रकार लिख दिए, तो आपका बताना है क्या कि ये पी है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम D1 को फाइंड करेंगे, D1 निकालेंगे। आप गौर से समझिएगा बात को, ये क्या है आपका, तो सर ये A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, और ये क्या है आपका, A4 है। तो D1 बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस का A1 होता है। बोले हाँ सर। अब A2 क्या है आपके पास, 23 है, और A1 क्या है, 15 है, यानी कि D1 की वैल्यू कितना आ गई, 8 है। आ गए, D1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे क्या हम, फिर से D2। तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस का A2। A3 कितना है आपका, 31, और माइनस A2 कितना है आपके पास, 23, तो बराबर कितना आ गया, 8। यानी D2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। फिर आप निकालो यहाँ से, जितना बार बोले उतना बार आप निकाल लो। आप A3 निकाल लो, 2-3 बार निकालो, समझ में आ जाएगी। यानी D3 निकाल लो, तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस का A3 हो जाएगा। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, A4 का मान क्या है, 39, और A3 का मान क्या है, 31। तो क्या आ गया आपके पास, 8। तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन में D क्या आ रही है, बराबर हो रही है। तीनों ही कंडीशन में D का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब आपको बताना है कि क्या यह AP है कि नहीं है, और क्यों है। देखिएगा, चूंकि
चूंकि ध्यान दीजिए D1 बराबर D2 बराबर D3 है, D1 बराबर D2 बराबर D3 है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्व अंतर समान है, सर्व अंतर समान है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्व अंतर क्या है, समान है, सभी के अंतर क्या है, बराबर है। इसलिए इसलिए यह सूची जो है ना, यह सूची जो है, यह श्रृंखला जो है, क्या होगा, एपी होगा, एपी होगा। बस यही आपसे पूछ रहा था और आपको यही बताना था कि क्या एपी होगा कि नहीं होगा। तो आप बड़ी खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए और समझिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा निकालने के बाद जो हवा बचती है उस हवा का कह रहा है। शेष हवा को समझिएगा, हवा निकालने के बाद की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना। तो इसको बताना है आपको। अब हमको तो पता नहीं है इसमें हवा है कितना, एक बेलन है, तो चलिए हम मानते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। माना कि हवा की मात्रा कितना है, 1 घन मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, जो भी मान लीजिए आप, इतना है, एक है। ठीक है, तो ये एक आया, तो एक कब आया, एक आया, एक को हम मान सकते हैं टर्म 1 T1 भी लिख सकते हैं या A1 भी लिख सकते हैं। यानी कि बात किया जाए तो आपके पास जो टर्म वन आया, जो A1 आया, टर्म 1 आया, वो कितना आ गया आपके पास, 1 आया। लेकिन दूसरे टर्म में जैसे ही हम प्रवेश करने जाएंगे तो क्या कहता है कि 1/4 भाग निकाल देता है। कितना निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है। अब बात आपको समझना है, यानी कि जब T2 में प्रवेश करेंगे तो हवा निकला, इसमें से कितना निकलेगा आपको पता है ना। जब T2 में प्रवेश करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक तो है लेकिन शेष हवा कह रहा है, शेष हवा कह रहा है, तो एक तो है लेकिन इसी हवा का कितना, इसी हवा का कितना, इसी हवा का कितना, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। समझिएगा, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो क्या लिखेंगे, यानी कि 1 और माइनस का क्या, 1/4। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 और बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और बटा क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, 3 और बटा क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब देखिए फिर से बात को समझिए, फिर क्या कहता है नेक्स्ट कंडीशन में, जो आपका है कि T2 को जो फॉलो करना है। देखिए समझिएगा, पानी थोड़ा पी लेते हैं भाई, चलिए थोड़ा पानी पी लिए। अब ध्यान दीजिए, तो ये T2 का मान आ गया। अब कंडीशन जो है ना, आप समझिएगा बात, जब हम यहाँ T3 निकालने जाएंगे तो क्या होगा, तो शेष हवा बारी बारी से कितना निकाला जा रहा है, 1/4। तो देखिए आपके पास अब कितना शेष बचा, तो 3/4 बचा। बोले हाँ सर मेरे पास कितना बचा, 3/4 बचा। माइनस करेंगे, 3/4 का ही क्या करता है वह, 1/4 बाहर निकाल लेता है। इस बात को समझिए, शेष हवा का 1/4, तो शेष इसमें से घटाने के बाद जो हवा बचा उसका 1/4 निकालता है। देखिए शेष हवा का 1/4 निकालता है, ठीक है ना, हवा का नहीं, शेष हवा का 1/4 निकालता है। अब इसको जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 और बटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3
और 4 चौका 16। इसको एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा आपके पास 16। 4 चौका 16 तो 4 3 12 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ घटाओगे क्या आ जाएगा आपके पास 9 बटा का 16 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका T3 आ गया। समझ में नहीं आ रही है? देखिए ध्यान दीजिए, बात समझिए। जो हवा निकलने की बात कर रहा है, कहा कि हवा निकाला गया, हवा निकला कितना 1/4। तो हवा का हवा निकला, जैसे कि बात समझो कि सबसे पहले जब एक था तो पहला में मेरा एक था। अब यहां लिखना चाहे क्या होता है A1 A2 A3 इसी प्रकार तो होता है। तो A1 का समीप क्या आ गया आपको 1 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि जब दूसरी बार में जाता है तो इसका 1/4 निकल जाता है। किसका? 1 का 1/4 निकल जाता है। तो एक का देखिए, एक में से 1 का 1/4 कर दिए तो कितना आ गया आपका 3/4 आ गया। यानी कि दूसरा बार मेरा कितना बचा आपको 3/4 बचा। बोले हाँ सर, बात तो समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3/4 बचा। अब 3/4 आया, फिर से बोला कि 3/4 का जितना दिया हुआ है ना A2 का, यानी 3/4 का 1/4 निकाल देता है। तो 3/4 में से तो निकलेगा तभी ना शेष होगा, लेकिन इसमें से ही निकलेगा हवा का, हवा हवा का, ये हवा हो गया, ठीक है, ये हवा हो गया और ये भी हवा हो गया। और हवा का 1/4, बात समझिए, हवा है, ये भी हवा है, और हवा का 1/4 क्या करता है बाहर निकाल लेता है। तो हल किए तो क्या आ गया 9/16 आ गया। यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे हम 9/16 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बन गया आपका सूची, ठीक है, सूची कह लो या श्रृंखला कह दो, आपका आ गया। तो क्या आ गया आपको, तो कहें कि सर 1 3/4 और 9/16 डॉट डॉट इसी तरह के आगे बढ़ता जाएगा। बोले हाँ सर। तो जब यहां से हम डी को फाइंड करने जाए, D1 को निकालने जाए तो क्या होगा, तो बोलते हैं सर A2 और माइनस का क्या होता है A1। अब A2 क्या आपके पास तो 3/4 है और A1 क्या है -1 है। यहाँ से घटा दो, फिर से देख लो आप, तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या बचा माइनस का 1/4 हो गया। ये क्या आया आपका D1 आ गया, आ गया हाँ सर। अब D2 को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 और माइनस का क्या A2। तो A3 आपके पास क्या है 9/16 और माइनस A2 क्या है 3/4। ध्यान दीजिए, अब एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। देखिए हम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। तो 16 एकम 16 है कि 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 4 3 12, ठीक है, ये आ गया। यानी कि माइनस का 3 और बट्टा का 16, ये किसके बराबर आ गया D2 बराबर आ गया। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, बोले सर बराबर तो नहीं है। देखिए चूंकि, ध्यान से समझिएगा, चूंकि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, D1 बराबर नहीं है D2 का, यानी कि लिख सकते हैं क्या कि सर्व अंतर समान नहीं है, सर्व अंतर समान नहीं है। D1 बराबर नहीं है D2 का, यानी सर्व अंतर समान नहीं है। इसलिए यानी कि अतः यह जो सूची है ना, सूची है AP नहीं होगा, AP नहीं होगा। बस यही बात तो बताना था आपको कि D1 बराबर D2 नहीं है, अर्थात सर्व अंतर समान नहीं है, अतः यह जो सूची है AP आपका नहीं होगा। यही आपको बात बताना था, और दूसरा भी आपको बन के हो गया क्लियर, ठीक है। एकदम बारीकी से देखिएगा आप वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि, अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में खुदाई में लागत
50 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 बढ़ती जाती है। अब करें कि कुआं खोदना है तो कुआं कुछ बेलन का ही आकार का होता है, एकदम बात को समझिएगा। कुआं कुछ इस आकार का होगा, बोले हाँ सर। सबसे पहले बार जब कुआं खोदा गया यहाँ से यहाँ तो कितना किराया लगा, तो सर 150 रुपए लगे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ और बढ़ा दिया तो यहाँ से यहाँ फिर से कितना लग गया 50 रुपए लग गया। फिर मैंने यहाँ से कुछ ऐसे बढ़ाया तो फिर यहाँ से यहाँ कितना लग गया 50 रुपए लग गया। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, प्रत्येक मीटर खुदाई बढ़ाते जाते हैं, एक एक मीटर खुदाई नीचे की ओर गढ़ा करते जाते हैं तो 50-50 रुपए क्या होती है अधिक लगती जाती है। अब जो आपको बात बताने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात समझिए कि जो आपके पास जो सूची बन के रहेगा, जो आपके पास सूची तैयार हुआ, ठीक है, जो सूची तैयार हुआ, जो श्रृंखला तैयार हुआ वह क्या हुआ, तो सबसे पहले थी क्या 150। लेकिन जैसे ही 150 से 1 मीटर और नीचे गड्ढा खोदे तो 50 रुपए और लग गए, यानी 150 प्लस 50 तो क्या हो गया जी, तो बोले कि सर 200 हो गया। बोले हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। उसके बाद फिर जैसे ही बढ़े फिर लग गया 50 रुपए और, तो क्या हो गया जी 250 रुपए हो गए। बोले हाँ सर। फिर से 1 मीटर बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 300 रुपए हो जाएंगे। ठीक इसी तरह गड्ढा खोदते जाएंगे और मेरा पैसा क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों के समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, समझिए बात, समझिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ आपको क्या आ गया, ये हो गया A1 का वैल्यू, ये हो गया A2 का वैल्यू, ये हो गया A3 का और ये हो गया A4 का। तो जब हम निकालने जाएंगे D1 तो D1 बराबर क्या होता है, तो सर D1 बराबर होता है A2 और माइनस का A1। A2 क्या है आपके पास 200 और माइनस A1 कितना है 150, तो कितना आ गया आपके पास 50। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार निकाल लेंगे D2, तो D2 क्या आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा A3 और माइनस का A2। A3 क्या है आपके पास 250 और A2 क्या है 200, तो क्या आपके पास बचा 50, यानी कि D2 का वैल्यू कितना आ गया 50। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे क्या D3, तो D3 क्या हो जाएगा A4 और माइनस का A3। A4 का मान क्या है 300 और माइनस का A3 का मान क्या 250, क्या आ गया 50, यानी D3 का मान भी क्या आ गया आपके पास 50। अब फिर से वही चीज लिख देना है आपको, घिसा पिटा चीज जो पुराना बता रहे हैं आपको। क्या लिखना है ध्यान दीजिए, लिखना है चूंकि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, D3 है, यानी कि क्या है सर्व अंतर समान है, सर्व अंतर समान है। इस बात को समझिए, यानी कि क्या है सर्व अंतर समान है। अतः अतः यह सूची या श्रृंखला, यह सूची क्या है एपी होगा, एपी होगा, बस यही करना था। यह सूची या श्रृंखला क्या होगा एपी होगा। ठीक है, यही बता थे क्या एपी है, तो बोले कि हाँ सर एपी होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है, इसको भी तोड़ना है। कहता है प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि, तो राशि 10,000 का है, यानी कि आपका पी कितना दिया हुआ है, तो बोले कि सर 10,000। प्रिंसिपल वैल्यू आपका 10,000 है, मूलधन 10,000 है, ठीक है, और राशि कितना है 8% वार्षिक दर से दिया गया है। अब मुझे तो पता नहीं, तो पहले वर्ष की राशि देखी जाए, पहले वर्ष की राशि देखी जाए तो क्या होगी, तो ध्यान दीजिए हम बताते हैं आपको। पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि बराबर 10,000 रुपए। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, बोले ना सर 10,000 दिया है, ठीक है,
पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपए। तो पहला 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा ना एक साल में। अब दूसरे साल में ना बढ़ेगा? बोले हाँ सर, दूसरे साल में बढ़ेगा। लेकिन जब लिखा जाए क्या कि दूसरे वर्ष का है ना राशि क्या होगा, देखिए तो दूसरे वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो कहे कि सर 10,000 और गुना में क्या लिख देंगे हम 10,000 और गुना में रेट क्या है 8% और गुना में क्या 1 और बटा में क्या 100 होगा। बोले हाँ सर, यहाँ से काट दिए, डबल जीरो उठा दिए, कितना आ गया 800। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी, दूसरे वर्ष की राशि बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 पहले था और 800 भी हो गया, यानी कि 10,800 होगा। होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर 10,800 होगा, क्यों नहीं होगा। अब ठीक इसी प्रकार निकालते हैं तीसरे वर्ष का CI, तो क्या होगा आपको बताइए। तो 10,800 का 8% के दर से एक वर्ष के लिए निकालेंगे। बोले हाँ सर, 2 जीरो काट दिए। अब देखिए गुना कर देते हैं, तो 88 64 की 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 864 हो गया, 864 हो गया। तो तीसरे वर्ष का राशि क्या होगा, बात समझिए। तो तीसरे वर्ष का राशि क्या हो जाएगा आपको, तो 10,800 दूसरे वर्ष में था और बढ़ा कितना शुद्ध अभी, तो 864, यानी कि 10,800 तो था ही था, लेकिन शुद्ध बढ़ गया कितना 864 बढ़ गया। तो तीसरे वर्ष की राशि हो गया। बोले हाँ सर हो गया। अब ऐड कीजिए तो 4 हो जाएगा, ऐड कीजिए 6 हो जाएगा, 8 8 के 6 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार बन गया। अब आप जो लिखिए, क्या लिखिएगा, सूची के रूप में तैयार कीजिए इसको, सूची के रूप में तैयार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 10,000, उसके बाद क्या लिखेंगे 10,800, उसके बाद क्या लिखेंगे 11,664, 11,664। ठीक इसी प्रकार आता रहेगा। अब आपके लिए जब गौर से देखो, इसको ध्यान दो, तो क्या हो गया आपके लिए बन गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो यहां से निकालेंगे D1, तो क्या होता है A2 माइनस का क्या होता है A1 होता है। A2 क्या दिया हुआ है 10,800 और A1 कितना है 10,000, एकदम बारीकी से समझिएगा। तो चला गया तो कितना बचा 800, यानी D1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 800 आ गया। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार निकालने जाए किसकी मान हम D2 की, तो क्या हो जाएगा A3 और माइनस का A2। A3 कितना है 11,664 है और माइनस कितना है A2 10,800 है कि नहीं। हाँ सर, अब इसमें घटाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना आ गया आपका 864 आ गया। ठीक है, घटाने के बाद क्या आ गया 864 आ गया। अब हमको जरा बताइए कि क्या जब AP के रूप में लिखना होता है तो हम क्या शर्त लिखते हैं, AP के रूप में क्या शर्त लिखते हैं। तो सर AP बनाने के लिए क्या होता है, चूंकि देखेंगे यहाँ चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, D1 बराबर नहीं है D2 का, क्या D1 D2 के बराबर है, नहीं सर, दोनों क्या है अलग अलग है। अतः यह सूची AP नहीं होगा, AP नहीं होगा, क्योंकि D1 बराबर नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह सूची क्या होगा AP नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब इसके अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। आइए देखिए,
देखिए प्रश्न क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद व सर्वांतर दिया गया है। 4 पद लिखना है और प्रथम पद व सर्वांतर दिया गया है। बहुत इजी है, कोई भारी चीज नहीं है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए। ए तो ए क्या हो जाएगा आपको बताइए, A1 क्या होगा आपको, तो A1 बराबर होता है ए ही होता है। A1 बराबर क्या होता है, ए ही होता है। तो क्या लिखेंगे हम, यानी कि लिख देंगे 10। ठीक है, A1 बराबर ए हो गया, यानी क्या हो गया 10। अब A2 बराबर क्या होता है, तो A2 होता है ए और प्लस का होता है डी, क्योंकि क्या करेंगे हम, ए में डी को जोड़ते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कहेंगे सर 10 और प्लस का डिफरेंस भी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 तो 10 और 10 कितना हो गया 20। अब A3 बराबर क्या होगा, तो सर a प्लस का 2d होता है, a प्लस का 2d होता है, a प्लस का 2d होता है। तो क्या लिखेंगे, a लिखेंगे 10 लिखेंगे, a कितना है 10 लिखेंगे और प्लस 2 गुना 10 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 10 और प्लस का 20, यानी कितना हो जाएगा आपका 30 मान आ जाएगा। ठीक है, A4 निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, a और प्लस का 3d लिखेंगे, तो 10 होगा और प्लस का क्या होगा 3 गुना का 10 हो जाएगा, यानी कि 10 और प्लस का क्या 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। आपको 4 पद ज्ञात करना था, निकाल दिए। पहला पद क्या है आपको ध्यान दीजिए, तो पहला पद आपका 10, दूसरा क्या आया 20, तीसरा क्या आया 30 और चौथा क्या आया आपका 40। बस यही निकालना था, आप निकाल दिए, यही तो आपको करना था। ठीक है, तो A1 बराबर ए ही होता है, A2 बराबर होता है a प्लस डी, A3 बराबर होता है a प्लस 2d, यानी जितना ये लिखा हुआ है ना उससे एक कम करके डी से गुना कर देना है लास्ट में। ए लिखना है और 3 है तो 2 से डी में गुना कर देना है, 4 है तो 3 से डी में गुना कर देना है, अगर 5 होता तो 4 से डी में गुना कर देते हैं। बस यही करना था, कुछ नहीं करना था। आगे ध्यान दीजिए, देखिए अब इसमें बनाते हैं, तो A1 बराबर ए, यानी क्या दिया हुआ है 2, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब A2 बराबर क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 2, यानी कि A2 बराबर क्या होता है, तो सर ए और प्लस डी होता है। ए का मान कितना दिया हुआ है आपको 2 और प्लस डी का मान 0, तो क्या हो जाएगा 2। A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ए और प्लस का क्या होता है 2d, तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस का 2 गुना का 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 2 ही होगा क्योंकि 2 में 0 से गुना करेंगे 2 ही होगा। अब A4 क्या होगा, तो a प्लस का 3d, यानी कि 2 प्लस का 3 गुना 0, यहाँ भी क्या होगा 0, यानी यहाँ भी हम 4 पदों को क्या किए ज्ञात कर लिए, तो इसमें सारा पद क्या आया 2 ही आया, क्यों, क्योंकि सर्वांतर ही क्या है आपका 0 है, तो जब 0 होगा तो क्या होगा 2 ही आएगा। कहने का मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, देखिए क्या लिख सकते हैं, आप जो लिखते हैं ना कि A1 A2 A3 A4 लिखते हैं ना, तो सर्वांतर क्या होता है डी होता है, तो इसके बीच भी जितना अंतर होगा उतना इसके अंतर भी होगा, है ना। तो मान लो कि अगर हम पहले के लिए मानते हैं कि पहले के लिए 10 था, तो यहां से यहां जाने में अंतर कितना था, तो 10 था, तो 10 लिखे, तो यहां से यहां कितना हो गया आपका 20 हो गया, बोले हाँ सर, लेकिन इसका अंतर भी तो समान है, तो यहां से आने यहाँ जाने में भी तो 10 अंतर होगा, तो बोले हाँ सर, तो कितना हो गया 30 हो गया। फिर इसका भी तो अंतर समान है, तो यहां से यहाँ जाने में कितना होगा 10 होगा, तो बोले सर कितना होगा 40 हो गया, है कि नहीं बात। तो ठीक इसी प्रकार कर सकते हैं, यानी कि A1 बराबर ए ही होता है, A2 बराबर ए प्लस डी होता है, A3 बराबर ए प्लस 2d होता है, A4 बराबर ए प्लस 3d होता है। अब ये कैसे होता है, अगले पार्ट जब पढ़ेंगे 5.2 पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा देंगे कि फॉर्मूला में ऐसे ही क्यों होता है, ये बता देंगे आपको कि ऐसा ही क्यों होता है। इतना समझ गए, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, a बराबर 4 और d बराबर -3, तो A1 निकालेंगे, तो A1 बराबर ए ही होता है, यानी कि 4 हो जाएगा। A2 लिखेंगे, A2 बराबर क्या होता है, तो a प्लस डी होता है,
ए का मान 4 है और डी का मान क्या है, -3 है, लिख दिए। तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब A3 लिखेंगे तो क्या होगा, A प्लस 2D होगा। बोले हाँ सर, A का मान 4 है और प्लस लिख दिए, और 2 गुना D का -3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 और -3 दूना के 6, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। A4 लिख देंगे, यानी A प्लस का 3D हो जाएगा। तो 4 तो होगा, प्लस 2 प्लस का 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लस का 3 और D के लिए क्या हो जाएगा, -3। तो क्या होगा, 4 और 3 3 9, -9, और बट्टा नहीं, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, 4 और 3 3 -9। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। हो गया। अब 4 ही तक पूछा था आपको, 4 ही संख्या निकालना था। अब देख लो, पहली बार क्या आया, A आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद -2 आया, उसके बाद -5 आया। ये 4 संख्या निकाल दिए हम, और 4 ही टर्म तक निकालने को बोल रहे हैं, 4 टर्म तक निकाल दिए। ठीक है, यानी कि A1 बराबर ये 4, A2 बराबर 1 और A3 बराबर 2, A4 बराबर 5। ठीक है, आ गया। अब इसमें निकाल लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। तो A1 बराबर A होगा, यानी क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 ही लिखेंगे। A2 बराबर क्या होगा, तो A प्लस का D हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1 और प्लस का 1/2। बोले हाँ सर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, तो माइनस का 2 और प्लस का 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ आप। तो ये हो गया आपका माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। अब A3 का मान निकाल दो आप, तो क्या हो जाएगा, A प्लस का 2D। देखो A माइनस में 1 है और प्लस 1/2, सॉरी, माइनस का 1 है, और ये क्या दिया हुआ है आपको, 2, और D का मान क्या है, 1/2। तो ये कट गया, तो -1 और +1 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। A4 की मान निकालने जाओ, तो A प्लस का क्या हो जाएगा आपका, 3D। A तो -1 ही होगा, प्लस हो जाएगा 3 गुना 1/2 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस 3/2। इसको कर देंगे हल, तो क्या हो जाएगा आपको, -2 प्लस का 3 और बट्टा का 2, घट जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसमें से ये घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आपको A1 की वैल्यू क्या हो गई, A1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। A2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। A4 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, यानी आधे आधे इसके क्या है, सर्वांतर है। आधे आधे क्या है इसके, सर्वांतर है। बस यही करना था आपको, और ये भी आपको हो गया क्लियर। तो यहाँ तक आप समझ गए, हाँ सर समझ गए। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसका ध्यान दीजिए। ए बराबर क्या है, A1 बराबर यही होता है, तो माइनस का 1.25 लिख देंगे। हाँ सर। अब A2 बराबर लिखने जाएंगे तो क्या होगा, A प्लस का 2D हो जाएगा, A प्लस का 2D हो जाएगा, यानी कि A कितना है, तो माइनस का 1.25। ठीक है, और D कितना है आपका, सॉरी सॉरी, यहाँ पे D होगा ना सिर्फ, यहाँ पे D कितना है आपका, तो -0.25 बराबर। अब इस दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1.50, ये आ गया। ठीक है, अब देख लो A3 बराबर क्या होगा आपका, तो लिखेंगे A और प्लस का क्या, 2D बराबर
तो माइनस का 1.25, ठीक है। और प्लस का देखो ध्यान दो, 2 गुना माइनस 0.25, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं, इसको आप लिखो, क्या हो जाएगा, -1.25 ही होगा, ये प्लस माइनस माइनस का 0.50, स्क्वायर करेंगे माइनस का 1.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको माइनस का 1.75। अब A4 की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, A4 की वैल्यू क्या आएगी आपको, तो A4 की वैल्यू आएगी आपको A प्लस का 3D आ जाएगा। तो A प्लस का 3D यानी कि देखिए समझिए यहाँ पे A कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25 होगा। बोले हाँ सर, तो माइनस का 1.25 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 15 की 5, 3 दूनी की 6 1 7 और 0.0 माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 5 और 5 10 के 0, 7 दूना 1 10 के 0 और अब क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आपका। आपको यही पूछा था कि A1 A2 A4 का मान निकालना है तो क्या होगा, तो देखिए A1 का मान आ जाएगा क्या आपको -1.25, A2 का मान आ जाएगा -1.50, A3 का मान आ जाएगा -1.75 और A4 का मान आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं और वाकई में बड़ा ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, ठीक है।